इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स, इस सीरीज का यह हमारा 10वां वीडियो है। वैद्युत वैश्लेषिक विधियां भाग 10। इस भाग में हम बात करेंगे पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन यानी विभवमितीय अनुमापन की। जब कभी हम वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं यानी कि आयतनात्मक अनुमापन, तो यह आप सब अच्छे से जानते हैं कि उसमें एक इंडिकेटर यूज करते हैं और जब अंतिम बिंदु आता है वहां पर कलर में चेंज होता है, रंग में परिवर्तन होता है और उस रंग परिवर्तन से ही हम अंतिम बिंदु को पहचान पाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एंड पॉइंट पे कोई कलर चेंज नहीं होता है, या यूं कहें कि कई बार जिन सॉल्यूशंस को टाइट्रेट किया जा रहा है उनके लिए कोई भी ऐसा इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है जो एंड पॉइंट पे कलर चेंज करे। ऐसी स्थिति में वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन को हम पोटेंशियोमेट्रिक यानी कि विभवमितीय रूप से कर सकते हैं। आयतनात्मक अनुमापनों को दृश्य सूचक की सहायता से काफी आसानी से पूर्ण किया जा सकता है, किंतु जब किन्हीं विलयनों हेतु दृश्य सूचक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो विभवमितीय अनुमापनों का प्रयोग किया जाता है। विभवमितीय अनुमापनों से यानी कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन से जो रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं वह अधिक यथार्थ होते हैं। और क्यों यथार्थ होते हैं? क्योंकि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम पोटेंशियल को मेजर करते हैं और वह जिस मोमेंट कंसंट्रेशन चेंज होती है, कंसंट्रेशन में कोई माइन्यूट चेंज भी होता है तो पोटेंशियल चेंज हो जाता है। इस कारण से अंतिम बिंदु और तुल्य बिंदु दोनों ही सुसंगत होते हैं, और जब अंतिम बिंदु और तुल्य बिंदु दोनों सुसंगत हैं तो उससे जो परिणाम भी प्राप्त होते हैं वो भी सुसंगत होते हैं। विभवमितीय अनुमापन दृश्य सूचक अनुमापन से कहीं अधिक सही परिणाम देते हैं। यानी ऐसे टाइट्रेशन जिसमें हम कलर चेंज को मेजर करते हैं उससे ज्यादा सही रिजल्ट पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में आते हैं। ऐसी टाइट्रेशन जिसमें हम एंड पॉइंट पे रंग में परिवर्तन देखते हैं उसमें कई बार चूक होने की संभावना होती है। कई बार हमारी आंखें रंग को सही ढंग से पहचान नहीं पाती है और हमसे चूक हो जाती है। इसके विपरीत विभवमितीय अनुमापन में चूंकि सांद्रता सीधे विभव यानी कि पोटेंशियल से रिलेटेड है तो चूक की संभावना बहुत कम हो जाती है। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए सिर्फ एक आवश्यक शर्त होती है कि जिस अभिक्रिया का हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन कर रहे हैं उनमें या तो ऑलरेडी कोई ऐसा आयन होना चाहिए, या जब हम उसमें कोई दूसरा विलयन मिला रहे हैं तो उसके जरिए वह आयन उसमें प्रवेश कर जाना चाहिए जिसके लिए कि इलेक्ट्रोड उपलब्ध है। यानी जो इलेक्ट्रोड जिस पर्टिकुलर आयन के लिए बना है उसी प्रकार के आयन या तो सॉल्यूशन में ऑलरेडी होने चाहिए या हमारे द्वारा प्रविष्ट करा दिए जाने चाहिए। जब इस तरह की टाइट्रेशन करते हैं तो इलेक्ट्रोड विभव को नापकर हम अंतिम बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन यानी कि अम्ल क्षार अनुमापन में कांच के इलेक्ट्रोड को सूचक इलेक्ट्रोड माना जाता है। ग्लास इलेक्ट्रोड के बारे में हम अपने पहले की वीडियो में जान चुके हैं। यहाँ पर जब एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में ग्लास इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की तरह काम में आता है और कैलोमल इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है।
अब यह प्रश्न उठता है कि कांच का इलेक्ट्रोड सूचक इलेक्ट्रोड क्यों है? तो आप पुनः याद कीजिए कि जब हमने पढ़ा था ग्लास इलेक्ट्रोड के बारे में कि उसमें ग्लास का एक बल्ब होता है और वह जो बल्ब है वो बहुत ही महीन कांच का या यूं कहें कि कांच की झिल्ली का बना होता है और उस झिल्ली के दोनों तरफ जो विलयन है उनके आयनों उसमें H आयन की सांद्रता में अगर फर्क होता है तो वहां एक विभव उत्पन्न हो जाता है। तो एसिड बेस टाइट्रेशन भी हम चूंकि H प्लस आयन की सांद्रता को ध्यान में रखते ही करते हैं, इसलिए कांच का इलेक्ट्रोड या सूचक इलेक्ट्रोड की तरह काम में आता है। अनुमापन विलयन का थोड़ा थोड़ा आयतन क्रमानुसार मिलाकर प्रायोगिक विलयन के आयतन के विरुद्ध आलेखित किया जाता है और अनुमापन वक्र की प्राप्ति होती है। तो जो टाइट्रेशन कर्व है वो अलग अलग एग्जाम्पल के लिए माने कि जिस विलयन को टाइट्रेट कर रहे हैं वह तो 10 ml है और फिर जो ब्यूरेट से हम जो ऐड कर रहे हैं उसकी 0.5 ml या 1 ml इस तरह से हम मात्रा ऐड करते जाते हैं। तो हर मात्रा ऐड करने पर जो इलेक्ट्रोड विभव आता है उसको और कुल आयतन को हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उससे अंतिम बिंदु का निर्धारण कर लेते हैं और ये जो ग्राफ जो ड्रॉ होता है उसे हम टाइट्रेशन कर्व या अनुमापन वक्र कहते हैं। सामान्यतः 3 प्रकार के टाइट्रेशन में हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। वे है अम्ल क्षार अनुमापन यानी एसिड बेस टाइट्रेशन, अवक्षेपण अनुमापन यानी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और तीसरा रेडॉक्स टाइट्रेशन यानी रेडॉक्स अनुमापन। इस वीडियो में हम अम्ल क्षार अनुमापन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अम्ल क्षार अनुमापन यानी कि एसिड बेस टाइट्रेशन। यह चित्र में एसिड बेस टाइट्रेशन का अनुमापन वक्र दिया गया है। जब इस चित्र को इस ग्राफ को आप देखेंगे तो पाएंगे कि अम्ल क्षार के विभवमितीय अनुमापन में तुल्यांक बिंदु पर वक्र का ढाल यानी कि स्लोप अधिकतम होता है। आप जो बीच में एक सीधी रेखा सा जो हिस्सा देख रहे हैं चित्र में वह उसका ढाल है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि तुल्यांक बिंदु के समीप अभिकर्मक की थोड़ी मात्रा मिलाने से ही विलयन की विभव में अत्यधिक परिवर्तन आ जाता है। आप जो यहाँ एक्स अक्ष पर देख रहे हैं यह अनुमापक का आयतन है। आप देखेंगे कि यहाँ 2 ml और 3 ml जो आयतन है अनुमापक का उसमें E में बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ है। जब अनुमापक का आयतन 0 से 2 ml तक था तब E की वैल्यू में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई और इसी तरह से जब अनुमापक का आयतन 3 ml से ज्यादा हो गया तब भी E के मान में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती है। तो ऐसे में जो 2 और 3 के बीच का हिस्सा है जो कर्व का उसमें जो सर्वाधिक स्लोप वाला भाग है वह तुल्यांक बिंदु को प्रदर्शित करता है। वक्र का ढाल जितना अधिक होगा विश्लेषण उतना ही अधिक यथार्थ होगा। तो स्लोप जो कि tan थीटा के इक्वल होता है वह जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारा जो टाइट्रेशन है वो सही होगा। यदि हमारा सैंपल बहुत ज्यादा डाइल्यूट है या जो हम एसिड और बेस ले रहे हैं उनमें से कोई भी एक ऐसा है जिसका कि आयोनाइजेशन कम होता है तो वक्र में ढाल कम होगा। तो इसका अर्थ हुआ कि जब एसिड और बेस स्ट्रांग होते हैं तो ढाल ज्यादा होता है, जब एसिड या बेस डाइल्यूट होते हैं या कम आयनित होते हैं तो उनका ढाल कम होता है। अब यदि दोनों ही डाइल्यूट हो या दोनों ही दुर्बल हो, यदि अम्ल और क्षार दोनों ही दुर्बल है तो अनुमापन वक्र में ढाल नहीं होगा और ऐसी स्थिति में हम कोई भी सही रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं।
यदि वक्र का ढलवा भाग, जिसे कि हम स्लोप कहते हैं, एकदम ऊर्ध्वाधर हो, यानी कि सीधा वर्टिकल हो, तो तुल्यांक बिंदु सरलता से पहचाना जा सकता है। यदि ढाल थोड़ा हो, यानी कि स्लोप की वैल्यू बहुत कम हो, तो तुल्यांक बिंदु निकालने के लिए डेल्टा ई और डेल्टा वी के अनुपात का v के विरुद्ध एक ग्राफ बनाया जाता है। डेल्टा ई क्या है? इलेक्ट्रोड विभव में थोड़ा सा अंतर। और डेल्टा वी क्या है? अनुमापक विलयन में के आयतन में थोड़ा सा अंतर। तो अभी जब हम ये बात कर रहे थे कि एसिड और बेस दोनों ही जब दुर्बल होते हैं तो वक्र में ढाल नहीं के बराबर होता है, वक्र में स्लोप नहीं के बराबर होता है। ऐसे में सही रिजल्ट निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि डेल्टा ई यानी कि इलेक्ट्रोड विभव में जो भी थोड़ा सा अंतर आया वो, और डेल्टा वी जो कि अनुमापक विलयन के आयतन में जो थोड़ा अंतर है, उनका जो अनुपात यानी कि डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी को अनुमापक विलयन के आयतन के विरुद्ध आलेखित करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर नीचे की तरफ प्रदर्शित किया गया है। एक्स अक्ष पर हमने अनुमापक का विलयन v लिया है, जबकि y अक्ष पर डेल्टा ई और डेल्टा वी का अनुपात लिया है, यानी जो इलेक्ट्रोड विभव में जो थोड़ा सा चेंज है अपॉन जो आयतन में जो थोड़ा सा चेंज है उस अनुपात को लिया है। और इस तरह से जो हमें ग्राफ प्राप्त होता है उसे डिफरेंशियल कर्व या अवकलन वक्र भी कहते हैं। और जब इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तो इसका जो उच्चतम बिंदु होता है वही तुल्यांक बिंदु होता है। ग्राफ में आप देख रहे होंगे कि उदाहरण के लिए हमने जब 2 ml है उस पर हम देख पा रहे हैं कि उच्चतम बिंदु है, तो यही इस टाइट्रेशन का तुल्यांक बिंदु होगा। विभवमितीय अनुमापन एसिड बेस का जब भी पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन करेंगे तो जो चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस तरह से उपकरणों का संयोजन करते हैं। स्क्रीन पर राइट हैंड साइड में टॉप पर 2 वायर जाते दिख रहे हैं, ये पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करते हैं। चित्र में राइट हैंड साइड में कैलोमल इलेक्ट्रोड प्रदर्शित किया गया है जो कि संदर्भ इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है यह निर्देश इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है। जहां अज्ञात पीएच का विलयन है वहां जो हमारे टाइट्रेशन के लिए एसिड या बेस उसको इसमें रखा जाता है, और ऊपर जो ब्यूरेट प्रदर्शित किया गया है उससे हम ड्रॉप वाइज, अगर हमने नीचे एसिड लिया है तो ऊपर बेस को ऐड करेंगे, नीचे अगर हमने बेस लिया है तो ऊपर से हम एसिड को ऐड करेंगे। इस पूरी संरचना को एक चुंबकीय विलोडक पर रखा गया है ताकि इसको बिना किसी बाह्य सोर्स के बार बार हिलाया जा सके। कैलोमल इलेक्ट्रोड और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इन दोनों के बीच में लवण सेतु लगा गया है, यानी कि साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का कार्य यह है कि दोनों बीकर से या दोनों पात्र से सिर्फ आवश्यक आयन का आदान प्रदान हो सके, दोनों विलयन जो है वो एक दूसरे में मिक्स ना हो पाए। ऐसे सभी टाइट्रेशन जिसके अंदर पीएच में शार्प चेंज आता हो उनको हम पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से भी ज्ञात कर सकते हैं। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन कलर सॉल्यूशन में भी काम में आ सकता है। कलर सॉल्यूशन में क्यों काम आ जाएगा? क्योंकि जब हम सामान्य रूप से जब टाइट्रेशन करते थे या करते हैं हम, तब उसमें एंड पॉइंट को हम कलर चेंज के द्वारा नापते हैं। अगर हमारे विलयन पहले से ही कलर्ड है, रंगीन है, तो एंड पॉइंट पे हम कलर में हुए परिवर्तन को नोट नहीं कर पाते हैं। इसलिए तो कलर्ड सॉल्यूशन के मामलों में भी जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन है वो काफी उपयोगी है। इसी प्रकार से जो काफी डाइल्यूट सॉल्यूशन है उनके टाइट्रेशन के लिए भी हम पोटेंशियोमेट्रिक मेथड को यूज करते हैं, क्योंकि हम अपने सामान्य विधि से अगर इसको टाइट्रेट करना चाहेंगे तो हम उसे नहीं कर पाएंगे।
ऐसे अनुमापन जिनमें pH में चेंज होता है, उनमें विभव को हाइड्रोजन या उसी तरह के अन्य इलेक्ट्रोड की सहायता से निर्देशित इलेक्ट्रोड के सापेक्ष ज्ञात कर लिया जाता है। यह चित्र में आपने देखा था कि निर्देशित इलेक्ट्रोड के रूप में हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को लिया है और संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में हमने कैलोमल इलेक्ट्रोड को लिया है। और फिर pH की जो इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि pH की इक्वेशन जब लिखी थी हमने तो E इक्वल्स टू E निर्देशित इलेक्ट्रोड प्लस RT अपॉन F pH, और ये हम जानते हैं कि सामान्य रूम के तापक्रम यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर RT अपॉन F का मान 0.0591 होता है। तो इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी परिवर्तित कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर समीकरण संख्या 1 से प्रदर्शित किया गया है। अम्ल क्षार अनुमापन का अंतिम बिंदु ज्ञात करने हेतु विभव को किसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा अनुमापन के विभिन्न आयतनों पर ज्ञात कर लिया जाता है। जिस आयतन पर विभव में तीव्र परिवर्तन आता है यानी कि शार्प चेंज आता है, उसे भी नोट कर लिया जाता है। अब समीकरण 1 द्वारा pH ज्ञात कर लेते हैं और उससे अंतिम बिंदु हमें पता लग जाता है। और मान लो कि ये शार्प चेंज नहीं आया है, किसी भी आयतन पर विभव में कोई शार्प चेंज नहीं आ रहा है, तो जो हमने अवकलन ग्राफ की जो बात की थी यानी कि डेल्टा E अपॉन डेल्टा V तथा V के बीच में हम ग्राफ खींचकर अंतिम बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं। जब अनुमापन प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के बीच किया जाता है तो तुल्यांक बिंदु पर विभव में परिवर्तन बहुत अधिक होता है तथा अंतिम बिंदु आसानी से ज्ञात कर लिया जाता है। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में जो टाइट्रेशन है उसको हम पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और उसमें जो एंड पॉइंट है वो हमें शार्पली पता लग जाता है। प्रयोगशाला में भी आप इस प्रकार का प्रयोग अपनी प्रायोगिक कक्षाओं में करेंगे। अनुमापन में यदि विलयन अत्यधिक तनु भी हो तो भी यथार्थ परिणाम प्राप्त होते हैं। दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार के अनुमापन में संतोषप्रद अंतिम बिंदु प्राप्त होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एसिड बेस में से एक स्ट्रॉन्ग हो एक वीक हो तो हमें संतोषप्रद रिजल्ट प्राप्त होते हैं, लेकिन यदि दोनों ही दुर्बल हो तो फिर हमें संतोषप्रद परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। यदि विलयन अत्यधिक तनु नहीं है एवं अम्ल तथा क्षार अत्यधिक दुर्बल नहीं है तो दो कंडीशन हो गई कि ज्यादा डायल्यूट भी नहीं है और ज्यादा वीक भी नहीं है, और जो अनुमापक है उसकी कंसंट्रेशन अगर C है तो उनके जो वियोजन स्थिरांक K या Kb है, तब Ck और Ckb की मान 10 की घात -8 से अधिक होने पर उदासीनीकरण वक्र में अंतिम बिंदु पर ब्रेक प्राप्त होते हैं। Ck या Ckb का मान 10 की घात -8 से कम होने पर भी विभवमितीय अनुमापन यानी कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन की जा सकती है, लेकिन फिर वो रिजल्ट्स रिलायबल नहीं होते। अभी जो हम बात कर रहे थे उसको यहाँ ग्राफ में भी प्रदर्शित किया गया है। यदि दो अम्लों या क्षारों के सामर्थ्य में अंतर काफी अधिक है तो अम्लों और क्षारों के मिश्रणों को विभवमितीय विधि से अनुमापित कर सकते हैं। यानी कि दोनों की स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा फर्क हो तो अगर आपको अनुमापन का सामान्य सिद्धांत याद हो तो उन्हीं दो विलयन की हम टाइट्रेशन या अनुमापन कर सकते हैं जिनके सामर्थ्य में बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो। नियरली ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेंथ के दो सॉल्यूशन की हम टाइट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के मामले में यदि उन सॉल्यूशन के बीच में स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा अंतर है तब भी हम विभवमितीय विधि से उसकी टाइट्रेशन कर सकते हैं।
जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो और कोई वीक ऑर्गेनिक एसिड हो, उन दोनों का टाइट्रेशन हम पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से कर सकते हैं। इस स्थिति में दोनों अम्लों के वियोजन का नियतांक 10⁶ से अधिक प्राप्त होता है। समीकरण के रूप में से हम लिख सकते हैं C1K K1/C2K2 = 10⁶। यहाँ C1 और C2 क्रमशः प्रबल खनिज अम्ल और दुर्बल कार्बनिक अम्ल की सांद्रता है और K1 और K2 क्रमशः प्रबल व दुर्बल अम्लों के वियोजन स्थिरांक है। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन कब की जाती है। जब कभी टाइट्रेशन के एंड पॉइंट को कलर द्वारा जांचना, चेक करना, नोट करना, मापना मुश्किल हो, तब पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का सहारा लिया जाता है। ऐसे सॉल्यूशन जिसके लिए कोई अप्रोप्रिएट इंडिकेटर उपलब्ध न हो या जिस सॉल्यूशन की टाइट्रेशन करनी हो वह ऑलरेडी डार्क कलर का हो, जिसमें कि कलर परिवर्तन को आप नोट नहीं कर सकते हो, ऐसे सभी मसलों में हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज करते हैं। धन्यवाद।